नमस्कार। कहानी विविधा में आपका स्वागत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पत्नी को घर से बाहर निकाल देने वाला पति आखिर कई सालों बाद बच्चों की कस्टडी की मांग क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसका कोई साजिश है या पछतावा? प्रस्तुत है स्त्री विमर्श और पुरुषों की दोहरी मानसिकता पर आधारित एक रोचक कहानी, चरित्रहीन कौन। इससे पहले अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कहानी विविधा को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हस्तप्रभ सी बैठी थी वो। उसे एकदम जरवत बैठा देख उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो रहे थे। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है अभी। संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब में ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, फिर उथल पुथल शुरू हो जाता है। दोनों बच्चों को अकेले पालने में उसने जो मुसीबतें झेली थी, सोचा था बच्चे बड़े होने पर मुसीबतें कुछ कम हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। पल्लवी 11 साल की हो गई थी और पल्लव 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे, बल्कि सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे कभी महसूस करते ही नहीं थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन, चरित्रहीन है यह, चरित्रहीन है, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज्यादा अच्छी तरह रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़ी की तरह उसके अंतर्मन पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख पल्लवी ने कोर्ट का कागज हाथ से ले लिया। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई कि माँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पल्लव तू सोने जा, पल्लवी ने कहा तो वो बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी आप चिंता ना करो। मैंने टीवी में एक सीरियल देखा है कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी आप भी नहीं जाना। पल्लवी की बात सुनकर हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग, वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी कि हमें मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वो हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। इतने सालों तक एक बार हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? पल्लवी के स्वर में रोष था। कोई गलती ना होने पर भी वो इस समय बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने अपने आप को, दोनों बच्चों को सुलाया। रात की कालीमा परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आया है। भयभीत हो उसने बच्चों की ओर देखा। नहीं, वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वो? तब कहाँ गया था पिता का अधिकार, जब उसने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया था? बच्चों के बगल में लेट उसने उसके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग में बार बार चरित्रहीन शब्द किसी पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से उस पर एक और इल्जाम लगा दिया गया है, और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है। जिसे कभी झल्ली, मूर्ख, बेअकल और गंवार कहा जाता था, आभा को लगा कि नरेश का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है। तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिर में तेज दर्द होने लगा था।
समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया, पर शब्दों की व्यूह रचना तो पहले ही हो चुकी थी। अचानक तुम गंवार हो शब्द गूंजने लगे। आभा घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांध मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीबी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है। तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो, यही तुम्हारी बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे घर का काम तो मेड भी कर सकती है, पर कमा कर तो बीबी ही दे सकती है। नरेश हमेशा उस पर झल्लाता रहता। आभा ज्यादातर चुप ही रहती। बहुत पढ़ी लिखी ना सही, पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज खत्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर, देवर ननद और गृहस्थी का कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता कि चिल्लाकर एक बार नरेश को चुप ही करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सी लिया। घर में विवाद हो यह वह नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वो पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, वो भी कपड़ों से। ऐसी नरेश की सोच थी, पर वो स्मार्टनेस सोच में लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए तो उसकी भी कोशिश फिर ठहर गई। बच्चों की अच्छी परवरिश ही प्राथमिकता बन गई। मगर खर्चे बढ़े तो नरेश की झल्लाहट भी बढ़ गई। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की भी पढ़ाई, माँ बाप की जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी। इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा, पर गालियां ही मिली। कोई ढंग का जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गंवार को नौकरी देगा कौन। बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं, पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी। आभा सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। निकल जा मेरे घर से और इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गंवार की जरूरत नहीं है। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूंगा। तेरी जैसी फूहर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सख्ते में आ गई थी वो। फूहर, गंवार मैं हूँ कि नरेश, कह नहीं पाई थी वो। सास ससुर के समझाने पर भी नरेश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देख उस समय वो भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। 2 साल की पल्लवी और 1 साल के पल्लव को लेकर जब घर की देहरी के बाहर पांव रखा, तब उसे क्या पता था कि नरेश का गुस्सा कभी शांत ही नहीं होगा। मायके में आकर भाई भाभी की मदद एवं स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए का घर ले लिया। इतने सालों बाद फिर से ये झंझावत कहाँ से आ गया। यह सच है कि नरेश ने तलाक नहीं लिया था, पर सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे, देवर अपना घर बसा दूसरे शहर चला गया था। फिर अब बच्ची क्यों चाहिए उसे। वो इस समय हार नहीं मानेगी, वो लड़ेगी अपने हक के लिए, अपनी बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे नरेश के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालते रहना होगा। उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे, जब वो चाहे मर्जी इल्जाम लगा सकता है, और फिर किस हक से वह इस तलाक तो लेगी नरेश से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी आभा। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व तो कब निभाया है इस आदमी ने। तुम्हारे जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती है, उनसे हंस हंस कर बातें करती है। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आजाद है जज साहब। मैं इसे अभी भी माफ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है, मैं इसे अपना लूंगा। नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना, क्योंकि मैं अब कमाती हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊं। नरेश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ, और न ही बच्चों की कस्टडी तुम्हें दूंगी। हाँ, तुम्हें तलाक जरूर दूंगी। जज साहब,
अगर बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता की निशानी है, तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी, तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैं घर की देहरी के बाहर पाँव रखा, तो चरित्रहीन हो गई। आखिर ये कैसी पुरुष मानसिकता है? अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दम्भ के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्रहीन हूँ या नरेश जैसा पुरुष? आभा के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस, चक्कर लगाती रहना, फिर अदालत में बरसों तक। नरेश फुफकारा था। केस चलता जा रहा था। पल्लवी और पल्लव को आभा न चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं, उनसे पूछना जरूरी है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस आदमी को जानते तक नहीं हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, पर इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। नरेश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती है। आभा पर मानसिक रूप से अत्याचार करने एवं उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसा घृणित सोच रखने वाला पुरुष ही औरत की अस्मिता को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आभा को परेशान करने के एवज में नरेश को उन्हें 5 लाख का हर्जाना भी देना होगा। आभा ने नरेश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे हुए नरेश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों को ले वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए आभा के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। धन्यवाद।